स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल जारा विथ ऋषिता पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री एकदम हिंदी निबंध शिव शंभू के चिट्ठी, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। आज हम शिव शंभू के चिट्ठी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एकदम फ्री क्लास है। शिव शंभू के चिट्ठी, इसकी भूमिका गूंगी प्रजा के वकील नाम से लिखी गई है और इनका नाम शिव शंभू शर्मा है। इनका अंग्रेजी अनुवाद विजेंद्र स्नातक ने किया। अंग्रेजी अनुवाद इसका विजेंद्र स्नातक ने किया। और बनाम लॉर्ड कर्जन, इस निबंध में आठ चिट्ठे ऐसे हैं जो बनाम लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए हैं और 2 चिट्ठे जो हैं लॉर्ड मिंटो के नाम लिखे गए हैं। तो आज हम यहाँ से चिट्ठे के नाम से लेके, और ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आज हम चिट्ठों के नाम देखते हुए लाइन बाय लाइन निबंध को कंप्लीट पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन पहला चिट्ठा है जो भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था, और ये सारे चिट्ठे जो हैं वो सब भारत मित्र में प्रकाशित हुए हैं। सारे चिट्ठे भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन भारत मित्र 11 अप्रैल 1903 में प्रकाशित हुआ। श्रीमान का स्वागत दूसरा चिट्ठी है जो लॉर्ड कर्जन को समर्पित है और 26 नवंबर 1904 में प्रकाशित हुआ। वायसराय का कर्तव्य 11 सितंबर 1904 में प्रकाशित हुआ। पीछे मत फेंकिए 17 दिसंबर 1904 में प्रकाशित हुआ। और आशा का अंत 25 फरवरी 1905 में प्रकाशित हुआ। एक दुराशा 18 मार्च 1905 में प्रकाशित हुआ। और विदाई संभाषण जो है वो 21 अक्टूबर 1905 में प्रकाशित हुआ। बंग विच्छेद 23 सितंबर 1905 में प्रकाशित हुआ। लॉर्ड मिंटो का स्वागत 23 सितंबर 1905 में प्रकाशित हुआ मिंटो के नाम। और आशीर्वाद 30 मार्च 1907 में मिंटो के नाम प्रकाशित हुआ। इसका हो जाएगा 2 सितंबर, इसका हो जाएगा 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी। विदाई संभाषण प्रकाशित हुआ। विदाई संभाषण प्रकाशित हुआ 2 सितंबर 1905। बंग विच्छेद 21 अक्टूबर 1905। लॉर्ड मिंटो का स्वागत प्रकाशित हुआ 23 सितंबर 1905 और आशीर्वाद 30 मार्च 1907 को मिंटो के नाम प्रकाशित हुआ। आगे हम निबंध को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे नाम का निबंध है जो नेट के सिलेबस में लगा है। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। लेखक किसके हैं? बाल मुकुंद गुप्त। बनाम लॉर्ड कर्जन, ये बनाम लॉर्ड कर्जन को समर्पित है। बनाम लॉर्ड कर्जन को पत्र देते हुए लिखते हैं 11 अप्रैल 1903। ये इससे हमारे 2 साल में PYQ बन चुका है। 2024 2025 2024 से इसे निबंध से क्वेश्चंस आए हैं जो इसके प्रकाशन या इसमें से प्रकाशित नहीं है, या इसमें से कौन सा चिट्ठा है कौन सा चिट्ठा नहीं, ऐसे करके जो क्वेश्चन बनते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम निबंध को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन पहला चिट्ठा है 11 अप्रैल 1903। माई लॉर्ड, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब इसमें हाईलाइट मिलेगा। माई लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ों को बुलबुला का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुल बाज थे। वे बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभू शर्मा, ये जो शिव शंभू शर्मा के नाम से है, इसमें बालक का नाम शिव शंभू शर्मा है। बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था, केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर यहाँ से हमारे दिसंबर 2025 से PYQ बना था, वो भी क्रम से बना था कि निबंध की पंक्ति को बाल मुकुंद शिव शंभू चिट्ठे निबंध की पंक्ति को क्रम से लगाओ।
पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिजली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। कितने पैसे में? 2-2, 3-3। पर बालक शिवशंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वह बिल्कुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थीं। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरे को क्या होगा? आज यह वही शिवशंभू है। स्वयं इसी को बालक काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। मतलब ये शिवशंभू शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि लड़कपन में, मतलब माय लॉर्ड लड़कपन में सभी को बुलबुलें पकड़ने का बहुत चाव था, लेकिन शिवशंभू शर्मा को बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था। उसी के बारे में ये कहा गया है। आगे देखते हैं। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिवशंभू सो गया। उसने देखा कि मतलब ये शिवशंभू जिस स्वप्न में देख रहे हैं, संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती हैं। फिर जब सब ऊंची नीची नहीं उड़ती, बहुत नीची नीची उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वे कभी उड़कर इधर जाती हैं और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती हैं, कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिवशंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। शिवशंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिवशंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिवशंभू बुलबुलों का राजा नहीं बल्कि महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया। शिवशंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है। वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने के नाना रंग के फल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वही एक सोने का महल है। उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश हैं। अभी ये शिवशंभू जी को ये स्वप्न में ही मतलब ऐसा रियलाइज कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ये स्वप्न देख रहे हैं। उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बगीचा, सोने के महल बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिवशंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था। पर यह मतलब कि शिवशंभू जी स्वप्न में देख रहे हैं कि बालक भी, शिवशंभू भी उड़ रहे हैं। पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा है, मैं कहाँ उड़ जाता हूँ, माता पिता कहाँ, मेरा घर कहाँ। इस विचार के होते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। मतलब इतना जब स्वप्न देखे उसके बाद उनका स्वप्न भंग हुआ। बालक कुल बुलाकर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया। आपने माय लॉर्ड सबसे भारतवर्ष में पधारे हैं। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य भी काम किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है। मतलब लॉर्ड कर्जन के बारे में यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन के बारे में, कि माय लॉर्ड जब से आप इस भारत देश में पधारे हैं तब से बुलबुलों का ही स्वप्न देखा है या सचमुच में कोई योग्य मतलब ऐसा काम किया है जो कुछ योग्य हो। यहाँ की प्रजा के लिए कुछ भी कर्तव्य पालन किया। एक बार यह बड़ी धीरता से मन में विचारिए। मतलब कि लेखक कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कि आपने ऐसा कुछ अच्छा काम यहाँ की प्रजा के लिए किया है, आप अपने धीरज से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूर्व हुए। कितने वर्ष पूर्व हुए? 5 वर्ष।
अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइश कमा के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी कर्तव्य की और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है। आगे देखते हैं। इस बार के बजट की वृत्ताताही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्रता थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर अब उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी कारतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने दो अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। मतलब कि सुशंभु जी, बाल मुकुंद गुप्त जी जो बता रहे हैं, सुशंभु जी ऐसा वर्णित मतलब लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ऐसा कहते हैं कि आपने 5 साल आपके कार्यकाल पूरे हो गए, आपने क्या काम किया, आपने कुछ भी भारतवासियों या भारत की जनता के लिए किया। आपका सिर्फ दो ही काम दिखता है, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। यहाँ से पंक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली दरबार दर्पण से कंफ्यूजिंग पंक्ति है, पर जरा विचारिए तो यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी। मतलब कि लेखक कह रहे हैं कि आपके ये काम शो हुए कि ड्यूटी हुए। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज़ होगा। मतलब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बारे में कह रहे हैं, ये तो अमीरों की चीज़ें हैं, 1-2 बार बस देखने के लिए, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जावेगा, या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी। मतलब इसमें लेखक कह रहे हैं कि उससे ना दरिद्रों का दुख घटेगा, न भारत की प्रजा की उन्नति होगी। ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। आप दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए, वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूलें और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं, और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं लेखक जी कि जब आपको इस भारत में पधारना था या जब भारत में आपको राज्य करना था, तो आपने बहुत राजा महाराजा की सलामी की थी, लेकिन आपने यहाँ की जनता के लिए कुछ भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया है। सिर्फ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार किया है, और ये आपकी शो या ड्यूटी है, जिसमें से भारत की ना कोई उन्नति होगी, ना भारत की दरिद्रता कुछ मिटेगी। इतना शीर्षक का इतना मतलब था। आगे हम देखते हैं। सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका ना था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली नुमाइशें थीं। मतलब कि लेखक कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो नुमाइशें थीं, भारतवर्ष में वह पहले से ही मौजूद थी। क्या इन सबसे आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को। लेखक की यहाँ से इसका ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इससे यह तात्पर्य हुआ कि लोग जो है वो कार्य को याद करते हैं, ना कि इसको याद करते हैं कि किसका शासन था। अकबर को याद करते हैं या उसके तख्त को। शाहजहाँ की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्ते ताउत से। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। आगे देखते हैं। चीज वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। माता पिता की याद आते ही बालक शिवशंभु का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन, वह एम्फी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीजों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माई लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं, और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिवशंभु शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है। मतलब शिवशंभु जो है वो लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखते हैं, जिसमें से ये सारा सारांश आया है, और अब मतलब शिवशंभु जी अब भेज रहे हैं, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। मतलब कि
शिवशंभू जी लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखते हुए उनको अपने कार्य को, कर्तव्य को याद दिला रहे हैं। आगे देखते हैं। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। कुछ आपने दिल्ली आदिम कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी ना था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। मतलब शिवशंभू जी लॉर्ड कर्जन को पत्र लिख रहे हैं कि आप जाने से पहले इतना काम, इतना अपना कर्तव्य कर सकते हैं, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपकी हृदय में भी हो। मतलब अगर आप हृदय से चाहें भारतवासियों के लिए करने के लिए तो यह सब कर सकते हैं। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या ना रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडौन की मूर्ति बन सकती है, किसकी मूर्ति? लॉर्ड लैंसडौन की मूर्ति, उसमें और किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं उसके आसपास आपकी एक वैसे ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। माई लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियाँ दिखावें। वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। मतलब कि यहाँ पे शिवशंभू जी कर्जन जी को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि आपकी मूर्ति का मतलब वहाँ क्या शोभा होगी जो भारतवासी के हृदय में बनी है उस मूर्ति के आगे। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। यह किसकी मूर्ति रहती है? लॉर्ड रिपन की। और देखिए एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र है। मतलब विक्टोरिया महारानी का 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार यहीं बन सकती है, आपकी यादगार यहीं बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ भारतवासियों के जी में कुछ इज्जत है तो यही मूर्ति आपके लिए यादगार बन सकती है। आगे देखते हैं। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिवशंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। भारत मित्र 11 अप्रैल 1903 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। मतलब इसमें क्या है, लॉर्ड कर्जन जी को पत्र लिख रहे हैं कि आपने भारत में अच्छा मतलब उनके कर्तव्य को याद दिला रहे हैं। और विक्टोरिया मेमोरियल लॉर्ड रिपन की मूर्ति को जो है, लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारतवासियों के दिल में बसी है क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए थे भारतवासियों के लिए। आगे हम देखते हैं। और लेखक ये भी याद दिला रहे हैं कि हाँ स्वप्न जो वो शो जो है वो ड्यूटी का मुकाबला मत कीजिए, शो ड्यूटी नहीं है। मतलब दिखावा जो है वो हमारा कर्तव्य नहीं है। आगे देखते हैं। और ये जो दिखावा है वो कुछ पल में ही मतलब बिखर जाएगा, उतनी ही इसकी याद रह जाएगी जितना शिवशंभू शर्मा के स्वप्न की है। आगे देखते हैं। श्रीमान का स्वागत। किसके लिए है ये पत्र? लॉर्ड कर्जन के लिए। जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर
लॉर्ड कर्जन आते हैं। मतलब इसमें क्या है कि 5 वर्ष के बाद 2 वर्ष के लिए फिर से भारत के वायसराय बनकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। बहुत से विघ्नों को हटाते और बाधाओं को भगाते फिर एक बार भारत भूमि में आपका पदार्पण होता है, मतलब दूसरी बार बन के आते हैं। इस शुभ यात्रा के लिए वह गत नवंबर को सम्राट एडवर्ड भी विदा ले चुके हैं। इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं, और आप यह जानते भी हैं कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का वश चलता तो आपको ना आने देते, और आपका वश चलता तो कि कई सप्ताह पहले आ विराजते। मतलब कि शिवशंभू जी जो लॉर्ड कर्जन को श्रीमान के स्वागत के बारे में कहते हैं कि अगर आपका वश चलता तो आप पहले ही आ जाते, और भारतवासी का वश चलता तो आपको यहाँ पर आने ही ना देते। पर दोनों ओर की बात किसी और ही के हाथ में है। नीरे बेबस भारतवासियों का कुछ बस नहीं है, और बहुत बातों पर बस रखने वाले लॉर्ड कर्जन को भी बहुत बातों में बेवश होना पड़ता है। इसी से भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन का आना देखना पड़ता है, और उक्त श्रीमान को अपने चलने में विलंब देखना पड़ा। कवि कहता है, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, आ सकता है। अभी भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है, और लॉर्ड कर्जन को भी बहुत कुछ। श्रीमान को नए शासनकाल के यह 2 वर्ष निसंदेह देखने की वस्तु होंगे। अभी से भारतवासियों की दृष्टियां सिमट कर उस ओर जा पड़ी हैं। यह जबरदस्त दृष्टा लोग अब बहुत काल से केवल निर्लिप्त निराकार तटस्थ दृष्टा की अवस्था में अतृप्त लोचन से देख रहे हैं, और न जाने कब तक देखे जाएंगे। अथक ऐसे हैं कि कितने ही तमाशे देख गए, पर दृष्टि नहीं हटाते हैं। आगे देखते हैं। उन्होंने, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है यहाँ से तक, उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर बीरबल खान खाना तानसेन देखे, शाहजहां ने तख्त ताउस और शाही जुलूस देखे, फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा, शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव हेस्टिंग्स से वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। आगे देखते हैं। अब गोरे पहलवान मिस्टर संडोका छाती पर कितने ही मन बोझ उठाना देखने को टूट पड़ते हैं। कोई दिखाने वाला चाहिए। भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत हैं। इस गुण में वह मूछ मरोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उनका साथी नहीं, सॉरी यह मिस्टेक है, साथी नहीं। लॉर्ड कर्जन भी अपनी शासित प्रजा का यह गुण जान गए थे। इससे श्रीमान ने लीला में रूप धारण करके कितने ही लीलाएं दिखाई। इसी से लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि इन 2 वर्षों में भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन और क्या क्या करेंगे। पिछले 5 साल से अधिक समय में श्रीमान ने जो कुछ किया, उसमें भारतवासी इतना समझने लगे हैं कि श्रीमान की रुचि कैसी है और कितनी बातों को पसंद करते हैं। यदि वह चाहें तो फिर हाथियों का एक बड़ा भारी जुलूस निकलवा सकते हैं, पर उसकी वैसी कुछ ज़रूरत नहीं जान पड़ती, क्योंकि जो जुलूस वह दिल्ली में निकलवा चुके हैं उसमें सबसे ऊंचे हाथी पर बैठ चुके हैं। उससे ऊंचा हाथी यदि सारी पृथ्वी में नहीं तो भारतवर्ष में तो और नहीं है। इसी से फिर किसी हाथी पर बैठने का श्रीमान को और क्या चाव हो सकता है। उससे ऊंचा हाथी और नहीं है, ऐरावत का केवल नाम है। ऐरावत का जिक्र है यहाँ पे। ऐरावत का केवल नाम है, देखा है किसी ने नहीं है। मेमत की हड्डियाँ किसी किसी अजायब खाने में उसी भांति आश्चर्य की दृष्टि से देखी जाती हैं जैसे श्रीमान के स्वदेश के अजायब खाने में कोई छोटा मोटा हाथी। बहुत लोग कह सकते हैं कि हाथी की छोटाई बड़ाई पर बात नहीं, जुलूस निकले तो फिर निकल सकता है, दिल्ली नहीं तो और कहीं सही, क्योंकि दिल्ली में आतिशबाजी खूब चल चुकी थी, कलकत्ते में फिर चलाई गई, दिल्ली में हाथियों की सवारी हो चुकने पर भी, आगे देखते हैं, हो चुकने पर भी कलकत्ते में रोशनी और घोड़ा गाड़ी का तार जमा था। कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। दिल्ली दरबार में कुछ बातों की कसर रह गई थी। उदयपुर के महाराणा न तो हाथियों के जुलूस में साथ चल सके, न दरबार में हाजिर होकर सलामी देने का मौका उनको मिला। इसी प्रकार बड़ौदा के नरेश हाथियों के जुलूस में शामिल ना थे। कौन शामिल नहीं था? बड़ौदा के नरेश।
वह दरबार में भी आए तो बड़ी सीधी साधी पोशाक में, इतनी सीधी साधी जितने से आज कलकत्ते में फिरते हैं। वह ऐसा तुमतराक और ठाठ बाट समय था कि स्वयं श्रीमान वायसराय को पतलून तक कारचोबी की पहनना और राजा महाराजों को काठ की तथा ड्यूक ऑफ कर्नाटक को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठना पड़ा था। उस मौके पर बड़ौदा नरेश का इतनी सफाई और सादगी से निकल जाना एक नई आन था। आगे देख। इसके सिवा उन्होंने झुक के सलाम नहीं किया था, बड़ी सादगी से हाथ मिलाकर चल दिए थे। यह कई एक कसरें ऐसी हैं जिनके मिटाने को फिर दरबार हो सकता है, फिर हाथियों का जुलूस निकल सकता है। इन लोगों के विचार में कलाम नहीं पर समय कम है, बहुत होंगे। इसके सिवा कई राजा महाराजा पहले दरबार ही में खर्च से इतने दब चुके हैं कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के बाद यदि 2 वायसराय और आवे, 5-5 की जगह 7-7 साल तक शासन करें, तब तक भी उनका सिर उठाना कठिन है। इससे दरबार या हाथियों के जुलूस की फिर आशा रखना व्यर्थ है। पर सुना है अब की विद्या का उद्धार श्रीमान जरूर करेंगे। मतलब इसमें कह रहे हैं कि अब की बार विद्या के ऊपर श्रीमान जी काम जरूर करेंगे। उपकार का बदला देना महत् पुरुषों का काम है। विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी करना चाहते हैं। इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। इससे विद्या का वह कष्ट मिट जाएगा, उससे कंगाल को धनी बनाने में होता है। न्यू पढ़ चुकी है, नमूना कायम होने में देर नहीं। अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे धनियों की निंदा होती थी, वह पढ़ते नहीं। अब गरीब न पढ़ सकेंगे, इससे धनी पढ़े न पढ़े उसकी निंदा न होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपढ़ भी शिक्षित कर देगी। और कई काम हैं, कई कमीशनों के काम का फैसला करना है, कितनी ही मशीनों की कार्रवाई का नतीजा देखना है। काबुल है, कश्मीर है, काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बस सकती है। आगे देखते हैं। चाय के प्रचार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की इस देश में बहुत ज़रूरत है। बंग देश का पार्टीशन भी एक बहुत ज़रूरी काम है। सबसे ज़रूरी काम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। सन 1858 की घोषणा भारतवासियों को अधिक स्मरण रखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। आगे देखते हैं। श्रीमान स्मृति मंदिर बनवाकर स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया ऐसा स्मारक बनवा देंगे जिसको देखते ही लोग जान जाएंगे कि महारानी वह थी जिनका यह स्मारक है। बहुत बातें हैं, सबको भारतवासी अपने छोटे दिमाग में नहीं ला सकते। कौन जानता है कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कैसे कैसे आली ख्याल भरे हुए हैं। आपने स्वयं फरमाया था कि बहुत बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर लॉर्ड कर्जन तो इंग्लैंड के रत्न हैं। उनके लॉर्ड कर्जन कहाँ के रत्न हैं? इंग्लैंड के। उनके दिमाग की बारी कर गुस्ताखी करने की यहाँ के लोगों को यह बूढ़ा भंगड़ कभी सलाह नहीं दे सकता। श्रीमान कैसे आली दिमाग शासक है, यह बात उनके उन लगातार कई व्याख्यानों से टपकी पड़ी है जो श्रीमान ने विलायत में दिए थे। उनमें विलायत वासियों को यह समझाने की चेष्टा की थी कि हिंदुस्तान क्या वस्तु है। आपने साफ दिखा दिया था कि विलायत वासी यह नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तानी क्या है। हिंदुस्तान को श्रीमान स्वयं ही समझे हैं, विलायत वाले समझते तो क्या समझते। विलायत में उतना बड़ा हाथी कहाँ जिस पर वह चमर छत्र लगाकर चढ़े थे। फिर कैसे समझा सकते कि वह उच्च श्रेणी के शासक हैं। यदि कोई उपाय निकल सकता जिससे वह एक बार भारत को विलायत तक खींच ले जा सकते, तो विलायत वालों को समझा सकते कि भारत क्या है, श्रीमान का शासन क्या है। आगे देखते हैं। आश्चर्य नहीं भविष्य में ऐसा कुछ उपाय निकल आवे, क्योंकि विज्ञान अभी बहुत कुछ करेगा। इसमें विज्ञान के बारे में चर्चा हुआ है। भारतवासी जरा भय ना करे, उन्हें लॉर्ड कर्जन के शासन में कुछ करना ना पड़ेगा। आनंद ही आनंद है, चैन से भंग पियो और मौज उड़ाओ, नजीर खूब कहा गया है। कुंडी के नकारे पे खुदके का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका, पर एक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल न जाना।
भारत मित्र में प्रकाशित 26 नवंबर 1904 में। ये जो प्रकाशन है सबके नीचे देखते हुए चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें पंक्ति के क्रम से और उससे सब चिट्ठे से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब की बार जून 2026 में जहाँ तक का मेरा अंदाज़ा है कि ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आगे देखते हैं वायसराय का कर्तव्य। माई लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया। इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान, विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त तीनों गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का है। कौन आता है? वायसराय के कर्तव्य के बारे में कहते हैं। अतः आपके चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से कुछ बढ़कर बन गई। आप गत मंगलवार को फिर से भारत के राज सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। किसके सिंहासन पर? भारत के। भगवान आपका मंगल करे और इस पति देश की मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करे। बम्बई में पाँव रखते ही आपने अपने मन की कुछ और बात कह डाली है। यद्यपि बम्बई की म्यूनिसिपैलिटी ने वह बातें सुनने की इच्छा अपने अभिनंदन पत्र में प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने बेपूछे ही कह डाली। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए यह दीन भंगड़ ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। कितनी बार? तीसरी बार। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा। ये जो हाईलाइट पंक्तियां हैं इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी से यह राज प्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कदाचित सुनाने आया है। आप सुनिए न सुनिए, यह सुनाकर ही जावेगा। अवश्य ही इस देश की प्रजा ने इस दीन ब्राह्मण को अपनी सभा में बुलाकर कभी अपने प्रतिनिधि होने का टीका नहीं किया और न कोई पट्टा लिख दिया। आप जैसे बाजाप्ता राज प्रतिनिधि हैं वैसे बाजाप्ता शिव शंभू प्रजा का प्रतिनिधि नहीं है। कौन प्रजा का प्रतिनिधि नहीं है? शिव शंभू। आपने सम्राट ने बुलाकर अपना वायसराय फिर से बनाया। आगे देखते हैं। बिलायती गजट में खबर निकली, वही खबर तार द्वारा भारत में पहुंची। मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। बम्बई में स्वागत हुआ। कलकत्ते में कई बार गजट हुआ। रेल से उतरते और सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलाम की तोपें सर हुई। कितनी बार? 2 बार। कितने ही राजा, नवाब, बेगम आपके दर्शनार्थ बम्बई पहुँचे। बाजे बजते रहे, फौजें सलामी देती रहीं। ऐसी एक भी सनक प्रजा प्रतिनिधि होने की शिव शंभू के पास नहीं है। तथापि वह देश की प्रजा यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उसका शरीर भारत की मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में अपने शरीर की मिट्टी को एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। बचपन में इसी देश की धूल में लौटकर बड़ा हुआ। इसी भूमि की अन्न जल से उसकी प्राण रक्षा होती है। इसी भूमि से कुछ आनंद हासिल करने को उसे भंग की चंद पत्तियां मिल जाती है। गांव में उसका कोई झोपड़ा नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, एक पत्ती पर उसका अधिकार नहीं है। इस पर भूमिका को छोड़कर उसका संसार में कहीं ठिकाना भी नहीं है। इस भूमि पर उसका जरा स्वत्व न होने पर इसे वह अपनी समझता है। आगे देखते हैं हम। शिव शंभू को कोई नहीं जानता। जो जानते हैं वह संसार में एकदम अनजान है। उन्हें कोई जानकर भी जानना नहीं चाहता। जानने की जे शिव शंभू के पास कुछ नहीं है, उसके कोई उपाधि नहीं, राज दरबार में उसकी पूछ नहीं, हाकिमों से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं, उनमें हाँ में हाँ मिलाने की उस तांबे नहीं। वह एक कपर्दक शून्य घमंडी ब्राह्मण है। हे राज प्रतिनिधि, क्या उसकी 2-4 बातें सुनिएगा। आपने बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माई लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। आपके कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले जाएंगे, हमें कर्म के भोग भोगते यहीं समाप्त होना होगा और न जाने फिर भी कब तक वह भोग समाप्त होगा। अब थोड़े दिन के लिए आपको इस भूमि से स्नेह है,
तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। आगे देखते हैं। माय लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला और शासन करने वाला नहीं, यह बात विलायत में भी आपने कई बार हेर फेर लगाकर कही। माय लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला शासन करने वाला नहीं है, यह बात विलायत में भी आपने कई बार हेर फेर लगाकर कही, और इस बार मुंबई में उतरते ही फिर कहीं। आप इस देश में रहकर 72 महीने तक जिन बातों की नींव डालते रहे, अब उन्हें 24 मास या उससे कम में पूरा कर जाना चाहिए। सरहदों पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं, जिससे यह देश की भूमि को कोई बाहरी शत्रु उठाकर अपने घर में ना ले जावे, अथवा जो शांति आपकी कथानुसार धीरे धीरे यहाँ संचित हुई है उसे इतना पक्का कर देना चाहते हैं कि आपके बाद जो वायसराय आपके राज सिंहासन पर बैठे उसे शौकीनी और खेल तमाशे के सिवा दिन में और नाच बाल या निद्रा के सिवा रात को कुछ करना ना पड़ेगा। पर सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की शेखी में रहे और आशा नहीं की इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझें, किंतु इस देश ने आपको खूब समझ लिया और अधिक समझने की जरूरत नहीं रही। यद्यपि आप कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है आपका कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेला हुआ था, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा के लोग बड़े भारी घमंडी। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक की। आगे देखते हैं। पर कठिनाई इस बात की है कि दोनों का घमंड दो तरह का है। आपको जिन बातों का घमंड है उन पर यहाँ के लोग हंस पड़ते हैं, यहाँ के लोगों को जो घमंड है उसे आप समझते नहीं और शायद समझेंगे भी नहीं। जिन आडंबरों को करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं, यह समझ बैठे हैं कि बड़ा कर्तव्य पालन किया, वह इस देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख सुन चुकी, कल्पना कर चुकी है कि और किसी आडंबर का असर उस पर नहीं हो सकता। आप सरहदों को लोहे की दीवार से मजबूत करते हैं। यहाँ की प्रजा ने पढ़ा कि एक राजा ने पृथ्वी को काबू में करके स्वर्ग में सीढ़ी लगानी चाहिए थी। आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं उससे बहुत मजबूत एक दीवार लॉर्ड कैनिंग बना गए थे। आपने भी बम्बई की स्पीच में कैनिंग का नाम लिया है। किसका नाम? और कौन राजा आते हैं? लॉर्ड कैनिंग। आज 46 साल हो गए वह दीवार अटल और अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को। यही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उस दीवार के होते आपके या लॉर्ड कैनिंग के कोई दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग एरर है। उसकी आड़ में आप जो चाहे जितनी मजबूत दीवारों की कल्पना कर सकते हैं। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती। आपने अपनी समझ में बहुत कुछ किया, पर यह फल हुआ कि विलायत जाकर वह सब अपने ही मुंह सुनाना पड़ा। कारण यह कि करने से कहीं अधिक कहने का आपका स्वभाव है। इससे आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता। यहाँ की अधिक प्रजा ऐसी है जो अब तक भी नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय प्रतिनिधि हैं और आप यह एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। आपने गरीब प्रजा की ओर ना कभी दृष्टि खोलकर देखा, ना गरीबी ने आपको जाना। अब भी आपकी बातों से आपकी वह चेष्टा नहीं पाई जाती। इससे स्मरण रहे कि जब अपने पद को त्याग कर आप फिर स्वदेश में जावेंगे तो चाहे आपको अपने कितने ही गुण कीर्तन करने का अवसर मिला, यह तो कभी ना कह सकेंगे कि कभी भारत की प्रजा का मन भी अपने हाथों में किया था। आगे देखते हैं। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले ही दिन अचानक रामचंद्र
वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, बरंच दौड़कर इसमें जाना पड़ा। रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह न आए तो उसकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक और खड़ाऊं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वत्कल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने के योग्य हैं। यहाँ रामायण से भरत और राम का प्रेम का जिक्र हुआ है। लॉर्ड कर्जन, आप वक्तृता देने में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वक्तृता कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता था वही होता था। आयु भर में उसने एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल जरूरत पड़ने से कुछ सहजा झूठ बोलने की चेष्टा की थी। वही बात महाभारत में लिखी हुई है। जब तक महाभारत है वह बात भी रहेगी। एक बार अपनी वक्तृताओं से इस विषय को मिलाइए और फिर विचारिए कि इस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अधेड़ भंगाल ब्राह्मण को अपनी भांग बूटी की फिक्र करने के लिए आज्ञा दीजिए। भारत में 17 सितंबर 1904 वायसराय के कर्तव्य तक हम देख चुके हैं। अब आगे का पार्ट हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, नहीं तो ये निबंध थोड़ा सा समझ में कम आएगा। धन्यवाद।